पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार गहराते संकट पर आज प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की। बैठक में सरकार के कई सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा जोशीमठ के जिला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और वहां ताजा स्थिति की जानकारी दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ को बचाने वहां के लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरी सहायता का आश्वासन मुख्यमंत्री धामी को दिया है। इस बीच एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ में सुरक्षित जगहों पर भेजी जा रही हैं, जहां की लोगों के पुनर्वास के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत कोई कार्रवाई के लिए वो मौजूद रह सकें। सुरक्षित जगहों पर कई परिवारों को भेजे जाने का सिलसिला अब तेज हो गया है। एनडीएमए के सदस्य भी कल जोशीमठ जाएंगे और ताजा स्थिति की जानकारी वहां लेंगे और उस हिसाब से आगे का जो काम है, कार्यक्रम है, वो तय होगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात के बाद ये जानकारी दी। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में इस कड़ी सर्दी के बीच हालात खराब हैं। मकानों, सड़कों, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग दहशत में हैं। कई लोग दरारें आने के बाद अपने घरों में अब नहीं रह रहे हैं। अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कुछ लोग अपने पड़ोसियों के घर या कुछ अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जोशीमठ छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई लगाकर बनाए गए घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं और जो लोग इस मामले में अपने पैसे के दम पर कुछ कर सकते हैं, अपना इंतजाम, वो तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अधिकतर लोग अब सरकार की तरफ एक तरह से देख रहे हैं कि सरकार उन्हें कोई राहत दे। चमोली प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। कई घरों पर रेड क्रॉस के मार्क लगाए गए हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। करीब 100 घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि जोशीमठ उस इलाके में आता है जो भूकंप के लिहाज से जोन 5 का इलाका है, यानी भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है और आए दिन वहां छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। तो ऐसे में ये डर और ज्यादा हो जाता है। एक और चिंता की बात यह है कि सर्दियों में जो बारिश होती है वो अगर अगले कुछ दिन में होती है तो ये जो दरारें जिन घरों में पड़ चुकी हैं वो और खतरनाक साबित होंगे। तो ये तमाम चिंताएं हैं लोगों के सामने कि कैसे वो इस सबसे निपटें। 60 से ज्यादा परिवारों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। चमोली के डीएम के मुताबिक जोशीमठ के 3 इलाकों में जो है लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि वहां स्थिति ज्यादा खराब है। कुछ इलाके रहने लायक नहीं बचे हैं, ये प्रशासन का कहना है। उधर ज्योतिर्मठ जो मठ है, मंदिर है, जिसको शंकराचार्य ने स्थापित किया था, देश में 4 मठों की स्थापना जहां शंकराचार्य ने की थी उनमें से एक ज्योतिर्मठ है और उसी के नाम पर इस शहर का नाम जोशीमठ पड़ा। तो ज्योतिर्मठ प्रशासन यानी उस मंदिर का प्रशासन, उसने भी सरकार को इस मामले में घेरा है। कहा है कि हालात गंभीर हैं, हमारे मठ की इमारतों में भी दरारें आ गई हैं। बिजली परियोजनाओं और सुरंगों को जिम्मेदार बताया है मठ प्रशासन ने भी। उधर तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना जो है वो एनटीपीसी की है, उसकी सुरंग को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उसकी सुरंग भी एक वजह हो सकती है जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन के धंसने की और पानी आने की। तो इस पर एनटीपीसी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में पड़ी दरारों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये कहा कि जो सुरंग हम बना रहे हैं वो जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही है।
साथ ही एनटीपीसी ने कहा कि उनकी ओर से अभी और कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है अपनी परियोजना के सिलसिले में, सुरंग के सिलसिले में। पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेजी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। तो कई परिवार प्रभावित हैं जोशीमठ में। सर्दियां बहुत कड़ाके की पड़ रही हैं और बर्फ भी गिरने का समय है। मौसम अगर खराब होता है तो इस इलाके में बर्फबारी भी होती है, बारिश होती है। इस सब के बीच प्रभावित परिवार किस तरह से अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं, हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने उनसे बात की। मैं जोशीमठी में रहती हूँ और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था, पानी हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दें और हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। मुझे एक बात बताइए लक्ष्मी जी कि आपके घर पे कितने लोग हैं? यहाँ पे मेरे देवर का घर है ये और यहाँ पे मेरे देवर का घर है। ये लोग भी उधर स्कूल में शिफ्ट हो रखे हैं। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे ये यहाँ पे 2 परिवार इनके हैं। यहाँ पे मेरे देवर लोग 2 यहाँ हैं और मेरे जेठानी लोग हैं 3 परिवार यहाँ पे हम लोग हैं। यही है यहाँ पे 3-4। तो आप लोगों ने अपना पूरा पैसा जो जमा पूंजी होगी उसको लगा के सब मकानों पे लगा रखा है मैम। यहाँ पे हम अपना जोशीमठ में ये है कि अपना गाय भैंस को धंधा करते हैं और खेती बाड़ी का काम है। पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं। जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं अब इन चीजों के लिए? हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। और कल हम देखते देखते हमारा सामने हमारा मंदिर टूटा जा रहा है और हर दिन यही देख रहे हैं कि इसमें इतनी पूजा करी, इतनी आराधना रखी हमने ऐसे, वो हमारे सामने गिर गया है। तो हमें कल से ना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी है। बहुत मन से हमने अपना मंदिर को सजाया था वहां पे, वो मंदिर भी डूब गया है ऐसे। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा परिवार बिखर गया है यहाँ पे। आपने मुझे एक और चीज बोली, और ना ही सिर्फ जो इंसान है उसको तकलीफ हो रही है, पर चाहे वो आप लोगों ने जो गाय थी, चाहे कुत्ते हो। अब सुनो, हमारे शिफ्ट तो किया जा रहा है, मानती हूँ। हमें तो बोल रहे भाई वहां जाओ यहाँ जाओ, हमारे पास गाय है, ये कुत्ते हैं, इनकी शिफ्ट कहाँ होगी ऐसे? इनके लिए कहाँ है? The situation on the ground is so messy that there are in our house one part of our house is having messy cracks, and we are so scared about going inside of our house because there are messy cracks and we don't know if it will break, what will do, and where will go. Right. So, it is so cold and you have been out on the streets with your family. Has the government given your family any kind of help as of now? No, they have not given us any kind of help up till now. But now, if they will give, so it's good. Today the Chief Minister came, they spoke to your family. What did the Chief Minister Pushkar Dhami said? He said that keep yourself safe and we will do something to help you. They said that keep you be with your families, don't go anywhere else, and every time you be with your family. लेकिन अभी सरकार ने रोक लगा दी है तो शायद कुछ हो सके, शायद ये क्रैकिंग वगैरह बंद हो सके। दरअसल जोशीमठ एक ऐसा शहर है जो आसपास के सैकड़ों गांव का पहला कस्बा है। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे और बॉर्डर के इलाके की तरफ यानी चीन की सीमा की तरफ जाएंगे तो नीति और माणा 2 बड़ी घाटियां हैं।
इन घाटियों में सैकड़ों गांव हैं। उन गांवों के लोगों का ये पहला कस्बा है। वो लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो जोशीमठ आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं तो जोशीमठ आते हैं। उनका पहला बड़ा बाजार जोशीमठ है। उनकी पूरी जिंदगी जोशीमठ से जुड़ी हुई है और वो लोग अपना एक घर जोशीमठ में भी बनाते हैं या गोपेश्वर में बनाते हैं। तो जोशीमठ इस लिहाज से बहुत अहम शहर है वहां के लोगों के लिए, सीमांत इलाके के लिए। और ये सामरिक लिहाज से भी बहुत खास शहर है क्योंकि चीन से लगी सीमा यहाँ से चीन से लगी सीमा को जाने वाला रास्ता है और यहाँ सेना और आईटीबीपी की भी बड़ी मौजूदगी है। जोशीमठ में अगर किसी भी तरह का असर पड़ता है, दरारें ज़्यादा गहरी होती है तो सामरिक लिहाज से भी वो एक सोचने वाला सवाल होगा। तो हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे लगातार जोशीमठ में लोगों से बात कर रही हैं अलग अलग पहलुओं पर। उन्होंने वहां रामेश्वरी नाम की एक महिला से बात की जो बहुत निराश हैं। उनका कहना है कि जिंदगी भर की पूंजी हमने इस घर पर लगा दी, अब ये घर दरक रहे हैं, सरकार से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। पूरी जमीन उधड़ गई है, इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में अभी भी? अब रह रहे बेटे मजबूरी में, क्या करना, छोड़ के जाए कहाँ। नहीं, अभी सरकार ने भी कुछ तो वो नहीं करा। जब भेज भी रहे कहीं दूर दूर तो कहाँ घर छोड़ के, कहाँ पानी, कहाँ ना, वही नहीं आ रहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? दो रहते हम, बुढ़े बच्चे नहीं थे। तो आज मुख्यमंत्री आए थे, कुछ बोला उन्होंने? उनसे मौका नहीं मिला मिलने का, बोलने का। वो यहाँ तहसील से वो करेंगे ना। तो कितने दिनों से ये दरारें आ रही हैं? ये बेटा ये तो बहुत पहले, मतलब 1 महीना हो गया दरार ना। 1 में मतलब 4-5 नवंबर को हमने, ये दिसंबर है, ये दिसंबर से यहाँ दीवार शुरू करी थी बनाया। 10 दिसंबर को आधा काम किया, 11-12 को ये हो गया, ऐसा फट गया सारा। तो अभी मैं देख सकती हूँ आपने घर से भी सारा सामान बाहर फेंक रखा, सब बाहर निकाल रखा यहीं से सब। तो आप लोग कैसे खाना पीना कैसे कर रहे हैं रात को? कहाँ रह रहे हैं? कमरे है गली में, वो चौकीदारी समझो उनकी, तो उसमें बना रहे हैं, हीटर में बना रही, वो हीटर लाया है ना, तो उसमें खाना बना रहे हैं। सरकार ने रहने का कोई इंतजाम अभी कुछ नहीं कर रही सरकार। और रात के लिए होटल बता रखा ना, ले रखा हमने, पर मुझे वहाँ पे जाने का वो नहीं लग रहा ना अपना। अभी ये द्रोणगिरी होटल है ना कोई, उसके सामने कर रखा किराए में, वो तो ढेले ताला तो लगा देना एक रूम में। अभी अब लोग आ रहे हैं, अभी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो हमें कहाँ ढूंढेंगे। आपकी क्या उम्र होगी माता जी? मेरी है बेटा 70 साल। और आपने मुझे बोला कि आप 2 बूढ़ा बूढ़ी, आपके पति भी इसी घर में रहते हैं। हाँ। इतना आपने पूरी जमा पूंजी लगा के घर बनाया। तो क्या अब ये घर कभी भी ठीक हो पाएगा? अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है बेटा, इसको ठीक बनाने में तो मुश्किल है। तो ये सारी हमारी जमीन जगह सब धस रही, कौन बनाएगी इसमें ना, कौन खर्चा करेगा इतना? तो अभी कभी आपको उम्मीद नहीं लग रही है? ना, मुझे तो नहीं लग रही। हमने समा पाई तो हमारे बच्चे थोड़ी कर पाएंगे, वो तो वैसी है। सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार आप देखो तो क्या उम्मीद है, अब देगी सरकार 2-4 वो पैसे दे, उनसे क्या, अपनी पूंजी तो गई, अपना महान सामान मतलब सारा अपना जन्म भूमि नहीं, अब जो करे। अब मिलने वाले आ रहे, भाई बहन आ रहे, पड़ोसी आ रहे, सारे आ रहे, रहना पड़ता ना घर ही पे, इधर उधर कहाँ जाए। आपको डर नहीं लग रहा है इतना, किसी दिन घर पूरा टूट गया? हाँ ना बेटा, रात को मैं 3-4 बजे तक खुली रहती। 4 कितने तारीख से? 9-10 तारीख से। 9-10 तारीख से आप खुले में सड़क में रह रहे हैं? इसमें वो गली में ही रह रहे हैं आप? बाहर में एक कमरा है ना, निकाल रखो वहाँ पे। हाँ, इतनी ठंड में आप लोग कैसे रह रहे हैं? 2-3 बार चाय बना लेती। हाँ, बस मुझे नींद ही नहीं आती ना। तो पैर के नीचे से जो जमीन दरक रही है उसने आंखों की नींद लोगों की छीन ली है। जोशीमठ के एक निवासी ठाकुर राणा सिंह हैं। उनका कहना है कि उनका 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उनके हालात के बारे में सरकार को पता था कि ऐसा जोशीमठ में हो रहा है, लेकिन तब भी समय पर कुछ नहीं किया गया। प्रशासन को कई बार स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया और अभी नहीं, कई महीने से, पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन के कान में इस बात को लोग लगातार बोल रहे थे। प्रशासन वहीं बैठा हुआ था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया, उसका ये नतीजा है। सर, अपना नाम बताएं। ठाकुर सिंह राणा। राणा जी, आप इस मलारी इन होटल के ओनर हैं? जी मैम। मैं देख सकती हूँ कि ये आसपास में जो 2 होटल्स हैं पूरे तरीके से एक दूसरे पे झुके हुए हैं, मतलब इतना खराब हालत है कि कभी भी गिर सकते हैं। जी, होटलों के तो दोनों हालत खराब हो गए मैम, लेकिन ये होटल नहीं झुका हुआ है, मलारी इन नहीं झुका हुआ है, माउंट व्यू झुका हुआ है। इसकी प्रूफ ये है कि ये
लेबल लगाया गया है ऊपर, स्ट्रीट लेबल। और ये नीचे आप देख रहे हैं होटल इधर खिसक गया, ये रोड जो जहाँ तक थी वो इधर ही रह गई, उधर ही रह गया मैम। तो कब हुआ ये हमारा तो ये तो लगातार झुक ही रहा था, लेकिन ये तो हमारा 2 तारीख रात 2 बजे करीब हो गया। 2 तारीख को, मतलब कुछ ही 4-5 दिन था, 4-5 दिन पहले। जी। तो मैं देख सकती हूँ जहाँ पे हम लोग जमीन पे खड़े भी हैं, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने बड़े क्रैक्स हैं आपके होटल में। आपने पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़ जी। और अब आप क्या करेंगे? इतना आपने अपना पूरा सेविंग्स खर्च करके ये होटल बनाया। मैम जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। अब समस्या यही, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आज धामी जी आए थे, मुख्यमंत्री महोदय, तो ऐसा लगा मुझसे मिले, वो मेरे पास आए थे। मैंने उनसे अपनी बिल्कुल भावात्मक आग्रह किया कि हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए आया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो आज कुछ आस जगी मैम। तो आप लोग रहते भी यहीं थे नीचे? नहीं, हम सबसे बेसमेंट में रहते थे, वहाँ रहने लायक है ही नहीं मैम। वो रहने लायक नहीं रहा? बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये नगर पालिका का गेस्ट हाउस दे दिया गया, लेकिन वहाँ भी पता नहीं कब तक रखेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ पता नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मैं पति पत्नी तो यहाँ रहते हैं, अभी तो मेरे सारे बच्चे भी यहाँ रखे हैं। मेरे 2 बेटे यहाँ हैं, बेटी यहाँ है और 3 बच्चे हैं मेरे। और हम लोग देख रहे हैं कि कल से ये क्रैक आज बढ़ भी गया है। बढ़ गया मैम, बढ़ गया है आज, बिल्कुल बढ़ गया मैम। तो जी मैम, ऐसी अवस्था में क्या हम लोग इतना एक भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, क्या लगता है आपको कि जोशीमठ का फ्यूचर क्या है? मैम जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म है। अब तो ये तो किसी जमाने में ये सांस्कृतिक नगर था, ये धार्मिक नगर था। सरकार को बिल्कुल पता था, कई बार प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, ये एसडीएम साहब महोदय के माध्यम से, फिर मुख्यमंत्री जी को बार बार आग्रह किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली, फॉर्मेलिटी करते रहे, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। लेकिन विगत जब 2 तारीख 2 बजे हम सब लोग रोड पे आ गए और आग के सारे रात भर काटते रहे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएं तो मर जाएंगे, कहाँ जाएं, रात को ठंडा था, एक कंबल हमारे पास था। तब सारे आप मीडिया वालों के मतलब आशीर्वाद से, कृपा से वो सारा वीडियो वायरल हुआ, तब जाके सरकार चेती। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे बात करने के लिए पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। इसके बाद यूपी पुलिस के कई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और अखिलेश यादव का शिकायत पत्र स्वीकार किया। इसके बाद अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने जेल गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें चाय के लिए पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम यहां की चाय नहीं पिएंगे। उन्होंने कह दिया कि आप इसमें जहर मिलाकर तो नहीं दे देंगे। तो ये सारी की सारी बातें, हालांकि उन्होंने बात हल्के में कही, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर जो नाराजगी है वो इस सबसे जरूर दिख रही है। नहीं अभी किराया लगवाया है, सब बुलाने ही आया हूँ, अभी तुरंत लगवाया है। वहां से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अब कहाँ ले चलोगे? कहीं से बाहर से हम नहीं पीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें वास्तव में भरोसा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में किस तरह का कड़वाहट आ गई है उसको भी दिखाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने बात एक संदेश देने के लिए कही।
तो इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई, उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आज विस्तार हुआ। विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार यहां किया गया। 7 मंत्री सुक्खू कैबिनेट में शामिल हुए। शिमला में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नए मंत्रियों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए वो हैं विक्रमादित्य सिंह, धनीराम शांडिल्य, हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, अनिरुद्ध सिंह, जगत नेगी और रोहित ठाकुर। 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद और मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 8 दिसंबर को पिछले महीने विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिनमें हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी की। 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और निर्दलियों के खाते में 3 सीटें आई। उसके बाद अब आज जाकर पहली बार वहां कैबिनेट का विस्तार हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आज करनाल और कुरुक्षेत्र में चल रही है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है और बीजेपी पूजा का संगठन। आरएसएस चाहती है कि जबरन उसकी पूजा हो, मोदी जी चाहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो। इसका जवाब तपस्या से ही दिया जा सकता है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की तपस्या में कुछ कमी हो गई थी और यात्रा में वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं। कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे हरियाणा में आपने रिस्पांस देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक रिस्पांस है। शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा कि देखिए केरला में जो रिस्पांस मिलेगा, जो केरला में रिस्पांस मिला वो कर्नाटक में नहीं मिलेगा, बीजेपी के स्टेट में नहीं मिलेगा। पता लगा कर्नाटक में केरला से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा कि भाई साउथ में मिला है, अब जब हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो रिस्पांस नहीं होगा, महाराष्ट्र में साउथ से भी अच्छा। और फिर जब हम हिंदी बेल्ट में जा रहे थे कहते हैं हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र में रिस्पांस अच्छा, हिंदी बेल्ट में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में देखा और भी इंप्रूवमेंट। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इंप्रूवमेंट। मतलब जहां जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इंदौर से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 3 देशों में प्रधानमंत्री, 2 देशों में राष्ट्रपति, दुनिया की कई शीर्ष कंपनियां वो चलाते हैं, रहते परदेश में है, दिल देश में। बात हो रही है प्रवासी भारतीयों की, जो जुटे हैं इंदौर में। मौका है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। उनके स्वागत के लिए कई केंद्रीय मंत्री इंदौर आ चुके हैं। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम है प्रवासी, अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। यहाँ इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए। मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए
हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। We are here because in the memorable words पीएम ने कहा था हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते एनआरआईज के साथ कैसे हैं। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार इसका ऑफलाइन आयोजन हो रहा है। 70 देशों के करीब 3,500 भारतवंशी अपनी मातृभूमि पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के राजू पार्क इलाके में आज अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों ने पुलिस की एक टीम पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका वीजा जो है खत्म हो चुका था। इस दौरान अफ्रीकी मूल के 100 लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर तीनों लोगों को छुड़ा लिया। हालांकि इसके बाद एक शख्स को फिर पकड़ लिया गया और पुलिस की टीम मौके पर और भी आई और 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा, लेकिन तब भी फिर वहां करीब 200 लोग इकट्ठे हो गए और ये काफी देर तक हंगामा वहां चलता रहा। बाद में पुलिस जिन लोगों को पकड़ना था उन्हें पकड़कर वहां से ले गई क्योंकि उनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी। दिल्ली में नए साल की पहली रात को जो कंझावला कांड हुआ उसके बाद पुलिस अब फिर कुछ सतर्क हुई है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि हर थाने के एसएचओ और 3 इंस्पेक्टर लाइव लोकेशन देंगे रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कि वो गश्त पर हैं और उनकी लाइव लोकेशन लगातार दर्ज होती रहेगी। रात में पेट्रोलिंग उन्हें करनी होगी। बिना डीसीपी की इजाजत के कोई घर नहीं जा पाएगा। इस बीच कल कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश ने सरेंडर कर दिया और उसे जमानत दे दी गई। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कई सवालों और आरोपों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस में आंकड़ों के पीछे नहीं भागता हूं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे उन्होंने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस बीजेपी शासित राज्यों में ही है, बल्कि उनका कारोबार देश के 22 राज्यों में है और जिसमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने इंडिया टीवी को एक खास बातचीत में बताया कि उन पर लगाया गया ये आरोप बेबुनियाद है कि उनके कारोबार की कामयाबी की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत से राज्यों में काम कर रहे हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी से आपको कोई व्यक्तिगत मदद नहीं मिल सकती। आप राष्ट्रहित में उनसे नीतियों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई नीति बनती है तो वो सबके लिए होती है, सिर्फ अडानी समूह के लिए नहीं।
गौतम अडानी ने यह भी कहा कि उनकी अरबों डॉलर के समूह के बारे में ये गलतफहमी है कि उसने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, जिससे बैंकों और आम आदमियों की बचत पर खतरा है। पिछले 7-8 साल में हमारी आमदनी 24% बढ़ी है, जबकि हमारे कर्जे 11% बढ़े हैं। हमारी संपत्ति हमारे कर्ज से 4 गुना ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अडानी समूह के प्रमुख ने 1.5 घंटे की बातचीत में बताया कि उनका मानना है कि उन पर लगाए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप राजनीति के कारोबार का हिस्सा है। राजस्थान की मिसाल देते हुए, जहां राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, गौतम अडानी ने कहा कि उस राज्य में उन्होंने 68,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेश हमारा सामान्य कार्यक्रम है। मैं राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्योते पर गया था। बाद में राहुल जी ने भी राजस्थान में हमारे निवेश की तारीफ की। मेरा मानना है कि राहुल की नीतियां विकास के खिलाफ नहीं हैं। भारत का मान। इस आलोचना का जवाब देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों से उनके कारोबार की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है, गौतम अडानी ने कहा कि उनकी कामयाबी की शुरुआत ही कांग्रेस के दौर में हुई। मुझे जीवन में 3 बड़े ब्रेक मिले। पहला 1985 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नई आयात निर्यात नीति लाए और हमारी कंपनी एक ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बनी। दूसरा 1991 में, जब नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सके और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली। तीसरी, जब मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा अनुभव था। पिछले 1 साल में गौतम अडानी की दौलत किसी भी दूसरे अरबपति से ज्यादा बढ़ी है। उनका समूह 200 अरब डॉलर का है और उसमें ग्रीन एनर्जी, बंदरगाह, खाने, हवाई अड्डे और बड़ी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। हमें एक भी परियोजना बिना बोली लगाए नहीं मिली। हमारे अडानी समूह का ये दर्शन है कि बिना बोली लगाए किसी भी परियोजना को हाथ नहीं लगाते, चाहे वो बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो, सड़क हो या बिजली घर। ऐसा एक भी आरोप नहीं है कि हमने नीलामी से छेड़छाड़ की। राहुल जी ने भी नीलामी की प्रक्रिया में धांधली करने का कोई आरोप नहीं लगाया है। कामयाबी का नुस्खा पूछे जाने पर गौतम अडानी का सीधा सा जवाब था। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा, ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा।